जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आपको नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो। इस नए वर्ष में आप एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ में एक नई दिशा की ओर आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि 4 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है और समय आप लोगों के बीच अब बहुत कम है। इन कम समय में पूरी बुक के अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब उन प्रश्नों को आप लोग देखिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को ही लेकर के आए हुए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला चैप्टर के उन सभी वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? वाई। यानी जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का जो रंग होता है वो बदल जाता है, क्यों? देखिएगा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को जो होता है विस्थापित कर देता है बच्चों। यानी जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा के कील को डुबाया जाता है तो जो लोहा होता है वो कॉपर सल्फेट को के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है और आयरन सल्फेट बना लेता है जो कि रंग में हरा होता है। इसलिए विलयन का रंग क्या होता है बच्चों? वो बदल जाता है। समझ में आया? पुनः समझाएं। ठीक है, पुनः समझिए। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है बच्चों। क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है और आयरन सल्फेट का निर्माण कर देता है, जिस कारण से जो होता है विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, उम्मीद करता आप लोग को समझ में आया होगा। इस चैप्टर से दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी कराने के लिए किया जाता है। कौन सा पदार्थ है उसका नाम नहीं बता रहा है, लेकिन कह रहा है कोई पदार्थ है एक्स जिसकी विलयन का उपयोग सफ़ेदी कराने के लिए किया जाता है। तो पदार्थ एक्स कौन है? तथा कह रहा है उस पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया क्या होगी। समझिए, अब आप समझिए बच्चों। ठीक है, कोई पदार्थ है तो एक्स का, ठीक है, तो जिसका उपयोग सफ़ेदी कराने के लिए किया जाता है, यानी चूने का बात कर रहा है। ठीक है, तो वो पदार्थ कौन होगा एक्स? तो कहोगे सर कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कौन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, CaO। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ये जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा बच्चों? तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जब बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाएगा? बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग को इतना लिखना और यहाँ से आप लोग को 2 मार्क्स पक्का रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है बच्चों आपको आपके पास में, कह रहा है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों? तो कैसे? जो श्वसन होता है, यानी कि श्वसन क्रिया जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या श्वसन क्रिया के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है? सोचिए। कहोगे सर बिल्कुल होती है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, यानी संयोग करता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है और भारी मात्रा में ऊष्मा की, जिसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा का भी निर्माण होता है। इसलिए श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब समझिए। देखिए, C6H12O किसका है? तो कहोगे सर ग्लूकोज का सूत्र है। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, संयोग किया, क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा। आप समझिए यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। अगला टाइप का जो प्रश्न है बच्चों आपके पास में, कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ठीक है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? सबसे कह रहा है पहले कि जो पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, वो बेरियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और बनाएगा ये पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, यानी कौन कौन से अभिकारक मिल रहा है? तो कहोगे सर पोटेशियम ब्रोमाइड
और बेरियम आयोडाइड। मिलने के पश्चात ये क्या बनाया, तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखेंगे इसका आंसर हम लोग। देखिए यहाँ पे रे, ठीक है, आप समझिए बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये किससे मिला, बेरियम आयोडाइड। मिलने के पश्चात क्या बनाया, तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। अब समझ रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, दोनों में देख रहे एक दूसरे में क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा बच्चों, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब इतना करने के बाद आप लोग देखिएगा क्या ये जो समीकरण है ये बैलेंस है यानी संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, चूंकि हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होता है, ठीक है, प्रतिफल के तत्वों के कुल द्रव्यमान के इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों जो है बच्चों, ये क्या है, अभिकारक है, ये दोनों क्या है, तो ये प्रतिफल है। ठीक है, इसलिए हम लोग बैलेंस भी देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। चलिए दूसरा जो कह रहा है जिंक कार्बोनेट ये अभिक्रिया के फलस्वरूप टूट जा रहा है। टूटने के पश्चात क्या बनाएगा, तो यहाँ लिख रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आप समझिए जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, कौन सा है, जिंक कार्बोनेट है। ये अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के फलस्वरूप टूटा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभिक्रिया का प्रकार तो आप लोग को पता चल गया होगा बच्चों कि ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब समीकरण देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे है जिंक कार्बोनेट, क्या है, जिंक कार्बोनेट। जब इससे अभिक्रिया अनिवियोजित हुआ अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो क्या बना, तो जिंक ऑक्साइड बना, प्लस क्या बना, तो बच्चों कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया देखिए, एक जिंक कार्बोनेट है, एक बड़ा यौगिक है, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट जा रहा है। कौन कौन, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए यह जो अभिक्रिया होगा बच्चों, ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन देखिए दो यहाँ पे अभिकारक है और मिल करके एक बड़े यौगिक का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मिल बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब समझिए ये दो अभिकारक आपस में मिला और मिलने के पश्चात एकल पदार्थ का निर्माण किया, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। हमने पढ़ाया ना आप लोगों को बच्चों कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो छोटे छोटे या इससे अधिक यौगिक आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिला, कौन कौन मिला बच्चों, तो कहोगे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला। मिलने के पश्चात क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग HCl के नाम से भी जानते हैं, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब समझिए, अब जब ये दोनों कौन कौन अभिकारक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलने के पश्चात क्या बनाया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो कहोगे सर ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में मिलेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होगा। चलिए समझिएगा बच्चों, कह रहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अभिकारक आपस में मिलेंगे तो इसके पश्चात क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब समझिए मैग्नीशियम के साथ में ये क्लोरीन आ गया। ठीक है, किसके साथ आ गया, मैग्नीशियम के साथ में। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या कर दे रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा बच्चों, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अब तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को अभिक्रिया से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न एकदम फिक्स है बच्चों, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास में, कह रहा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि विरंजक चूर्ण का उपयोग, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इनका सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखें। तो बच्चों जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आप लोग को सटीक लिखना है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, सीधी सी लिखना है बच्चों कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराया जाता है
तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, CaOCl2 सबसे अधिक बार पूछने वाले सूत्र है, ठीक है, व्यंजक चूर्ण। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कहोगे सर जल के शुद्धिकरण में यानी कीटाणुओं को मारने में किया जाता है ना, ठीक है। इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। चलिए अगला प्रश्न हमारा बच्चों कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। वहीं आपसे सबसे ज़्यादा जो पूछने वाला प्रश्न पूछिए, ठीक है, वो है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहोगे सर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल बच्चों, याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल, ठीक। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब सब याद रखोगे मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न बच्चों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखें। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, ठीक है, कहोगे सर CSO4 × ½ H2O होता है। क्या होता है, CSO4 × ½ H2O। अब जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो बच्चों आप लोग को पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अति शीघ्र अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर लेता है, जिप्सम का, ठीक है। समझिएगा कैसे लिखना है, तो कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखना है CSO4 × ½ H2O, ठीक है। ये जल से अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया किया, जल से। जल से अभिक्रिया के पश्चात क्या बनाया, तो जिप्सम का निर्माण करेगा, CSO4 × 2H2O। ये किसका सूत्र है बच्चों, कहोगे सर जिप्सम का सूत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है, क्योंकि ये तुरंत जल से अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, तो कहोगे सर जिप्सम का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है, तो आप लोग सीधी सी भाषा में लिखोगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है क्योंकि ये जल से तुरंत अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये कई बार पूछा है, और जिप्सम का तो याद रखोगे CSO4 × ½ H2O। अगर आपसे बच्चों जिप्सम का पूछ लिया जाए तो CSO4 × 2H2O, ठीक है। एकदम ये दोनों प्रश्न एकदम माइंड में बैठा लीजिए बच्चों कि पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, तो हमने अभी बताया क्योंकि ये जल से बहुत शीघ्र यानी कम समय में अभिक्रिया तेजी से कर लेता है और तुरंत ये क्या करता है, तो जिप्सम का निर्माण कर देता है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास में, कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण आपको बात से ही जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है उससे ही आप लोग को पता चल जा रहा है उदासीन। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है, ठीक है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, ठीक है, कह रहा है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से फलस्वरूप निर्मित लवण तथा जल होते हैं, जिस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये दोनों है बच्चों। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, NaOH, ये सबसे प्रबल क्षार है, सबसे प्रबल क्षार। और ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक जिसको कहते हैं, सबसे प्रबल अम्ल है। ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। सोडियम क्लोराइड जो है ये नमक का सूत्र है बच्चों, याद रखिएगा, नमक का सूत्र है, प्लस ये H2O जो है तो आप लोग को पता है कि ये जल है, ठीक है। तो NaOH का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि pH मान कितना होता है तो याद रखोगे 14 होता है, और HCl का pH मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे बच्चों, ठीक है, आज हम सिर्फ वही प्रश्नों को देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है और पूछे गए प्रश्न है। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा, इनके दो उपयोग लिखना। तो बच्चों धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, क्या होता है धोने का सोडा का सूत्र, को कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताइए। कई बार हम इसको बता चुके हैं कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है। इसके बाद एक है बेकिंग सोडा, ठीक है, तो बेकिंग सोडा का क्या होता है बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये दोनों का दो दो उपयोग को लिखना है। सबसे पहले देखिए धोवन सोडा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिख के बता देना है, ठीक है। अब इनका उपयोग क्या है, तो ये कांच, साबुन तथा कागज के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए ये दो उपयोग हो गया। अब हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का क्या पे उपयोग है बच्चों, तो सोडा अम्ल अग्नि सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। खाने की चीज़ें को मुलायम, जैसे आप लोग पकौड़े वगैरह ये सब जो खाए होंगे खस्ता वाला जो है, इसमें सोडे का उपयोग किया जाता है। आप लोग खजारी जो देख रहे हैं, ठीक है, जो भी बेचने के लिए हमारे गाँव तक आते हैं, उसमें भी सोडे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो खाने वाले सोडा है बच्चों, इसका दो उपयोग आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है बच्चों आपके पास में कह रहा है कार्बोनेट यस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है, और भाप में बदलने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इस अभिक्रिया को निष्ठापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्ठापन। मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा बच्चों इस तरह से कि निष्ठापन अभिक्रिया क्या है, निष्ठापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करें, उदाहरण सहित वर्णन करें। तो निष्ठापन क्या है, तो जब कार्बोनेट यस्क को, किस यस्क को, जब कार्बोनेट यस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। बच्चों याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, अब सेंटेंस को मत ध्यान दीजिए, ठीक है। जब कार्बोनेट यस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो निष्ठापन कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों जिंक कार्बोनेट, क्या है, जिंक कार्बोनेट, कौन सा यस्क है, कार्बोनेट यस्क है, किसका, जिंक का, ठीक है। तो क्या करा, उसको अधिक ताप, सीमित ताप पर, किस पर, सीमित वायु माने समीप, क्या बोलते हैं इसको, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। हमने क्या बोला कि यह ऑक्साइड में बदल जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, इसलिए क्या अभिक्रिया है, तो इसे हम लोग निष्ठापन कहते हैं। एक होता है भर्जन, ठीक है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास में, ठीक है, वो कह रहा है कि खनिज, ठीक है, खनिज और यस्क में अंतर स्पष्ट करें, खनिज और यस्क में अंतर स्पष्ट करें। तो खनिज और अंतर जो अयस्क है बच्चों, उसमें हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। तो खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकाले गए जो पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जबकि यस्क क्या है, तो वैसे खनिज जिससे कम खर्च में आसानी से हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग यस्क कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको चाहे तो दो खंड करके आप लोग लिख सकते हैं, एक तरफ खनिज लिख सकते हैं, ठीक है, खनिज, दूसरी तरफ आप लोग यस्क, ऐसे भी लिख सकते हैं खंड करके, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ, तो बच्चों याद रखिएगा खनिज क्या है, तो पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकाली गई पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यस्क क्या है, तो वैसे खनिज जिससे कम खर्च में धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग यस्क कहते हैं। अब समझिएगा बच्चों, सभी खनिज जो होते हैं वो यस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज यस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी यस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, ठीक है। दूसरी अगली पॉइंट, सभी खनिज से धातु का निष्कासन नहीं हो सकता है, ठीक है, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है, लेकिन सभी यस्क होते हैं उससे धातु का निष्कर्षण हो सकता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट याद रखिएगा कि जो खनिज होते हैं बच्चों, जब इसको खोद कर निकाला जाता है तो उनमें अशुद्धियाँ अधिक होती है, जबकि यस्क जो होते हैं उनकी अपेक्षा अशुद्धियाँ इसमें ना के बराबर होती है, ठीक है। इतना पॉइंट तो आप लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है बच्चों आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछाएगा कि निम्न यौगिकों में उपस्थित प्राकृतिक समूह का नाम लिखें तथा इनका IUPAC नाम लिखें, IUPAC नाम लिखें। आप समझिए पहला यौगिक जो है आपके पास में CH3CHO। अब समझिए यहाँ पे देखिए बच्चों लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो लास्ट में CHO लगा हुआ है। अब अगर CHO जो है वो किसका है, ठीक है, तो CHO जो है वो किसका है, तो कहोगे सर, ठीक है, इस HO किसका होता है बच्चों, तो कहोगे सर एल्डिहाइड वर्ग का है। किस वर्ग का है, एल्डिहाइड वर्ग का है। तो अब इस यौगिक का जो IUPAC नाम होगा क्या होगा, इथेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों, इथेनॉल, ठीक है। यानी CH3CHO, ठीक है। कार्बन की संख्या कितने है इसमें, तो 2, ठीक है। का 2 वाले को क्या कहते हैं, तो
फिर सबसे पहले देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से आप लोग को याद है ना बच्चों, ठीक है। तो इसका रिएक्टर समूह क्या होगा, CHO। अगला देखिए दूसरा में है CH3OH। अब लास्ट में क्या है, OH। तो H किसका होता है, तो कहोगे सर एल्कोहल का है। किसका है, एल्कोहल है। तो CH3 यानी कि मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। मीथेन से क्या बनेगा, मेथेनॉल। इसका प्राकृतिक समूह क्या हो जाएगा, OH। अब यहाँ पे देखिए COOH, ये किसका होता है, कहोगे सर कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये समूह है। किस वर्ग का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। तो HCOOH, तो इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है बच्चों, अब से पूछ लिया जाएगा मेथेनोइक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखें, ठीक है। तो क्या लिखोगे, HCOOH, ठीक है। और इसका प्राकृतिक समूह क्या हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के, तो COOH। अगला है CHO, मेथेनॉल, ठीक है। HCHO, मेथेनॉल, ठीक है। इसमें भी प्राकृतिक समूह क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर एल्डिहाइड होगा। अब समझिए C2H5OH, ठीक है। अब लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, तो OH लगा हुआ है। OH लगा रहा है मतलब क्या, एल्कोहल वर्ग का है। अब देखिए यहाँ पे देखिए C2H5, ठीक है, यानी मीथेन इथेन से बना, यानी कि इथेन से बना तो क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। इसका IPC नाम क्या हो जाएगा, तो इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल का अगर आपसे सूत्र पूछे बच्चों, तो सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है कि एल्कोहल का रासायनिक सूत्र लिखें, ठीक है। तो एल्कोहल अगर सबसे ज़्यादा उसे हम लोग जो लिखते हैं तो ये हो जाता है एथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। इसी का जो उपयोग है उनको पेय पदार्थ के रूप में हम लोग करते हैं। बाकी जो जितने भी एल्कोहल वर्ग है ये सारे किसी न किसी कारण हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अगला है C3H7Cl। अब समझिए बच्चों Cl, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ाए होंगे, ठीक है, हेलोजन वर्ग, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो C3H7Cl ये क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन जो है इसका प्रक्रियात्मक समूह हो जाएगा। ये हेलोजन वर्ग का यौगिक है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपके पास में है, कह रहा है इथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल कैसे बनाया जाता है, यानी एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल कैसे बनाया जाता है। समझिए, जब एथेनॉल को क्षारीय KMnO4, ठीक है, विलयन की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्सीकृत कराया जाता है तो एथेनॉइक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है CH3CH2OH, ठीक है, CH3, ठीक है, CH2OH, यानी कि इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। इसको जब अभिक्रिया कराएगा, किससे कराएगा, तो क्षारीय KMnO4 से करवाएगा, तो क्या होगा, CH3COOH प्लस H2, यानी एथेनॉइक अम्ल का निर्माण होगा। अगला प्रश्न बच्चों बायोलॉजी से, कह रहा है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रिया कहाँ होती है। तो वसा का जो पाचन होता है बच्चों, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज और एंजाइम से होता है। यह प्रक्रिया जो है क्षुद्रांत में होती है। कहाँ पे होती है, तो क्षुद्रांत में होती है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। यानी हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, तो हमारे शरीर में वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया कहाँ पे होता है, तो क्षुद्रांत में होता है, आप सभी याद रखिएगा। प्रश्न आपके पास में कह रहा है गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार से अभिकल्पित है। यानी गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए जो हमारी कुपिकाएं होती है वो किस प्रकार से अभिकल्पित है। तो समझिए, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। यानी फुफ्फुस के जो अंदर मार्ग होते हैं बच्चों, वो छोटी और छोटी नलिकाओं में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। अंत में गुब्बारे जैसे रचना में ये बदल जाती है। यानी अंत में ये किस प्रकार की रचना बना लेती है, तो गुब्बारे जैसी रचना बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कुपिका कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। यह कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का जो होता है वो विनिमय हो जाता है, ठीक है। यह जो कुपिका होती है एक सतह का उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है। प्रश्न बच्चों आपके पास में कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है बच्चों जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो शरीर का क्या पूछा, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति को संतुलन करता है, तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा बच्चों। कौन होता है, अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का ये अनुरक्षण करती है। अगला देखिए, कह रहा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है, ठीक है।
प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? ठीक है, समझिए प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो ये मेरुरज्जु में बनता है। कहाँ पे बनता है बच्चों? मेरुरज्जु में बनता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो प्रतिवर्ती चाप है वो कहाँ पे बनता है? तो मेरुरज्जु में बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आप सभी याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके पास में है, कह रहा है पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन, प्रश्न है ना, प्रश्न नहीं बोला है। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? ठीक है, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है बच्चों? देखिएगा, तो पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। पादप विशिष्ट हार्मोनों को उत्पन्न करते हैं जो उनके विशिष्ट भागों को प्रभावित करते हैं। पादपों में परोक्ष प्रकाश के आने की दिशा की ओर बढ़ता है। किस ओर बढ़ता है बच्चों? तो प्रकाश आने की दिशा की ओर बढ़ता है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ों के नीचे की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है। इस प्रकार से क्या होता है? तो पादपों में रासायनिक समन्वय होता है। अगला प्रश्न आपके पास में कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? यानी जो प्रतिवर्ती क्रिया है उनमें मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? समझिएगा बच्चों, तो मस्तिष्क शरीर का क्या होता है? मुख्य समन्वय केंद्र होता है, यानी ये सभी अंगों में समन्वय बनाता है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के क्रियाओं को संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है, यानी कुछ जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है सीधे किसके द्वारा नियंत्रित होती है बच्चों? तो कहोगे सर मस्तिष्क के द्वारा होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इनका उदाहरण है। ठीक है, तो क्या क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है उनमें मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? तो मस्तिष्क जो होता है बच्चों वो हमारा शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं इसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। जैसे तीव्र जब प्रकाश आता है बच्चों, कभी कभी आप लोग देखे होंगे जब सूर्य की रोशनी तेज होती है उस समय हमारी आंख जब होती है, हम देखने का प्रयास करते हैं तो हमारी आंख की जो पुतली होती है वो अपने आप क्या होती है कि सिकुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि हम चाह करके भी नहीं देख पाते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है? ठीक है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से आप क्या, ठीक है, इसको हम समझते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है बच्चों, ठीक है, ये किस में होता है? कहोगे सर एक उसके जीवों में होता है। ठीक है, अनिसरल जीवों में होती है, जबकि लैंगिक जनन जो होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में होती है। तो अलैंगिक जनन के द्वारा उसी तरह की संतति का उत्पन्न होती है जैसा जनक होता है, यानी उसमें कोई विशेष प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जाती है जो एक नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं है। इसके विपरीत जो लैंगिक जनन होता है इनमें 2 अलग अलग प्रतिकूल के डीएनए आपस में मिलते हैं। ठीक है, जिसमें नर और मादा दोनों समान रूप से भाग होते हैं। दोनों के जो डीएनए होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जब 2 अलग अलग किस्म के डीएनए आपस में मिलते हैं तो उससे जो संतति का निर्माण होता है वो अपने जनक से जो होता है बच्चों वो बेहतर होता है। क्या होता है? अपने जो जनक होता है यानी माता पिता उससे बेहतर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो होता है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्या होता है, उससे संतति अधिक मजबूत बनता है। ठीक है, और इससे जो संतति होता है वो अपने जनक से और अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये भिन्नताएं जीवों के अनुकूलन और विकास में सहायता करती है। अब सीधी भाषा में समझिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें सरल जीव भाग लेते हैं। ठीक है, जिन कारण से उसमें जो संतति का निर्माण होता है वो अपने जनक के ही समान होते हैं, जबकि जो लैंगिक जनन होता है उनमें 2 अलग अलग किस्म के डीएनए आपस में मिलते हैं जिनके कारण जो संतति का निर्माण होता है वो अपने जनक से बेहतर होता है और मजबूत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास में, कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों? यानी गाड़ी की जो पैसे दर्पण होता है बच्चों जिसको हम लोग साइड मिरर के रूप में जानते हैं, वहाँ पे उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण जो होता है बच्चा, ठीक है, वह हमेशा क्या करता है, जो प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का वो सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? तो सीधा बनाता है, आभासी बनाता है तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। ठीक है, यानी जो वस्तु के आकार होता है उससे ये हमेशा छोटा बनाता है तथा बच्चों इसका याद रखिएगा कि इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है यानी कि बड़ा होता है, जिस कारण से क्या होता है कि दूर से आ रही वाहनों को ही
आसानी से देखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लोग सीधे लिखेंगे कि वाहनों में उत्तल दर्पण के साइड मिरर क्या है, वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता यानी कि बड़ा होता है, तथा इनके द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है, जिन कारण से जो चालक होता है उनको पीछे से आ रहे वाहन को देखने में सुविधा होती है। ठीक है, तो अगर समझिए बच्चों, अगर छोटा ना बने अगर बड़ा बन जाए तो क्या होगा, जो ड्राइवर होगा, जो ड्राइव कर रहा होता है, उनको अगर लगे कि नहीं जितनी उसकी वास्तविक जितनी गाड़ी है उससे अगर बड़ा प्रतिबिंब बना करके दिखा दे तो ड्राइवर क्या करेगा, अपना जो गाड़ी है वो रोड से कहीं ले जा करके दूसरे यहाँ कुदा देगा। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या होता है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। बढ़ते के बच्चों पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। आप लोग रट लीजिए बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन या फिर अपवर्तन, ये दो में से कोई एक टपकने वाला है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखें। आप समझिए, सबसे पहले हम समझा दे रहे हैं आप लोग को प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात या उसी दिशा में मुड़ जाती है, यह घटना क्या कहलाती है, कहोगे सर प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखिए एक चिकनी सतह, यहाँ पे एक सतह है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण इधर से आई, आने के बाद इस सतह पर टकराई, टकराने के पश्चात क्या हुआ, ये उसी दिशा में मुड़ गई। ठीक है, यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब समझिए बच्चा, ठीक है, ये जो है ये अभिलंब है, क्या है, ये अभिलंब है। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसको कोण आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसका जो नियम होता है क्या आता है, नियम समझिए। ठीक है, तो पहला जो नियम कहता है परावर्तन का, वो कह रहा है कि आपतित किरण देखिए ये जो है, ठीक है, और परावर्तित किरण ये और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। तीनों कहाँ पे है स्थित है बच्चों, तो मान लेंगे ये और ये बी, यानी ये तीनों जो है एक ही तल पे स्थित है। इतना ही लिखना आप लोगों को कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, और फिगर छाप देना आप लोगों को। दूसरा में कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी कि कोण आई और कोण आर दोनों का मान क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप लोग प्रकाश के अपवर्तन में समझेंगे। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल दिशा से भटक जाती है। क्या होती है, मूल दिशा से भटक जाती है। ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, आप समझिए, जैसे प्रकाश की किरण आ रहा है बच्चों, प्रकाश की किरण इसको जाना चाहिए था इधर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे जब माध्यम प्रवेश किया तो ये अपने दिशा से भटक करके इधर आ गई। ठीक है, यानी अपनी मूल दिशा से भटक जाती है, और अपनी दिशा से भटक जाना ही क्या कहलाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन भी क्या है, दो नियम है। सबसे पहला क्या है, ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, बस इतना ही लिखना है। दूसरा में होता है, ठीक है, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया, और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आई बटे साइन या, ये नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों, ये नियतांक होता है। ठीक है, इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नियम आप लोग को याद हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ठीक है, कई बार पूछा गया है, एकदम लिख लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और जो है बहुत ही एकदम ईजी है। कह रहा है प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की गति कितनी होगी। तो यहाँ एक चीज़ निकल के आया बच्चों, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या है, तो किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। किन्हीं भी दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब समझिए हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों, हीरे का अपवर्तनांक कहोगे सर 2.42 है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि हीरे का अपवर्तनांक जो है वो 2.42 है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.2 का अर्थ है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 2.42 है प्रतिशत है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ठीक है,
तो कह रहा है कि अपवर्तनांक दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों? 1.50। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों प्रकाश की चाल का अनुपात। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात की प्रकाश की चाल को हम लोग c मान लेंगे। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल को हम लोग v मान लेंगे। ठीक है, इनका जो है अपवर्तनांक कितना दिया है? तो 1.5। अब समझिए बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग को पता है कितना होता है? तो कहोगे सर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जबकि हमसे पूछ लिया गया है कांच का नहीं पता, रहने दीजिए, बाय क्रॉस तो कर ही सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से काट सकते हो, 1.5 दूना कितना हो जाएगा? 3 होगा ना, यानी कि 1.5 दूना 3 हो जाएगा। ठीक है, तब भी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब समझिए बच्चों, जो प्रश्न आपके पास लेकर के आए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे निकट दृष्टि दोष क्या है, इनका क्या कारण तथा इसे कैसे दूर किया जा सकता है? आप लोग लिख लीजिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष या फिर दूरदृष्टि दोष। ठीक है, एक साल निकट दृष्टि दोष पूछ लिया जाता है, दूसरे वर्ष दूरदृष्टि दोष पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें से किसको पूछा है? निकट दृष्टि दोष पूछा है, तो अगर फिक्स है कि ये दीर्घदृष्टि दोष पूछेगा। अगर उसमें दीर्घदृष्टि दोष पूछा है तो इस बार निकट दृष्टि दोष टपकने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है और इसे हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है बच्चों, ठीक है, ये निकट की वस्तुओं को देख लेता है। आप लोग उल्टा याद रखिए, बहुत से लोग समझ जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तु नहीं देख पाता होगा, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। इसका ऑपोजिट याद रखिए कि अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो निकट की वस्तुओं को देख लेता है, परंतु दूर की जो वस्तुएं होती है उनको स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो दृष्टि दोष होता है उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहोगे? तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे जैसे आप लोग को देखे होंगे बच्चों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ठीक है, कि निकट की वस्तुओं को पढ़ लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ठीक है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इनके कारण क्या आखिर? ठीक है, अब समझेंगे इसका कारण क्या है। इनका जो मेन कारण है बच्चों, ठीक है, वो है अभिनेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। क्या है? अभिनेत्र लेंस जो होता है, ठीक है, इनकी जो मोटाई होती है वो अधिक बढ़ जाती है, जिससे उनकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, नेत्रगोलक का लंबा हो जाना, नेत्रगोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, क्या होता है बच्चों? नेत्रगोलक का लंबा हो जाना। अब समझिए इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एक चीज़ आप लोग को हम ट्रिक बताए थे, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। तो आप रखोगे निकट आओ, क्या याद रखोगे बच्चों? निकट आओ, निकट से निकट दृष्टि दोष, अ से अवतल लेंस। कौन सी लेंस? अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष जहाँ भी आएगा सीधी से आप लोग याद रखेंगे निकट आओ, यानी कि अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे। यदि अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे तो ये बच्चा क्या, जो भी बच्चा नहीं कर सकते, जो भी वयस्क होंगे, ठीक है, उनको ये बीमारी दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा मतलब इसको ये देखने में मदद करेगा, मतलब हमेशा के लिए दूर नहीं होगा, जब तक वो चश्मा लगाएगा तभी तक वो देख पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को बोल दिया जाता है कि सचित्र वर्णन करें। ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। ठीक है, यानी ये जो है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस यहाँ पे देखिए लगा दिए, अवतल लेंस लगा दिए, तो इसका क्या होगा, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनना प्रारंभ हो गया। अगर रेटिना पर बनना प्रारंभ हो गया तो हम उस वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, ठीक उसके विपरीत बच्चों आप लोग याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि वह इससे जो पीड़ित व्यक्ति होती है वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है, लेकिन जो नज़दीक की वस्तुएं होती है उनको वो नहीं देख पाता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो उत्पन्न बीमारियां होती है उसको हम लोग किससे ठीक करेंगे? कहोगे सर उत्तल लेंस की सहायता से ठीक करेंगे। एक होता है बच्चों जरा दृष्टि दोष। ठीक है, याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है? तो जरा दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको ना ही नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, यानी ना ही वो नज़दीक की वस्तु देख सकता है और ना ही ये दूर की वस्तुओं को देख सकता है। तो फिर इसको हम लोग निवारण कैसे करेंगे? तो इसमें 2 फोकस लेंस लगाएंगे, अवतल भी रहेगा और उत्तल भी रहेगा। ठीक है, अब अवतल क्या करेगा, ये निकट दृष्टि दोष को ठीक करेगा, और उत्तल क्या करेगा, ठीक है, ये दीर्घ दृष्टि दोष को
ठीक करेगा और इस प्रकार से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो दोनों प्रकार की वस्तुओं के नज़दीक के और दूर के दोनों को आसानी से देख लेगा। अगला जो प्रश्न है आपके पास में वो कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों, आपसे पूछ लिया जाए। अगर एक नंबर में आप लोग से पूछ लिए कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि व्याख्या करें तो थोड़ा लिखना है बच्चों, ठीक है। तो तारों की टिमटिमाहट उनके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है, तो आप लोग को पता चल गया। हवा के परत का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तन के बाद अपने मार्ग से कभी कभी कम विचलित और कभी कभी अधिक विचलित होती है। इससे आंखों में प्रकाश कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक पहुंचता है, जिस कारण से फलतः हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण होती है बच्चों सूर्य से जब चलती है तो हमारे वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतें पाई जाती है जिनसे होकर ये गुजारना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो फलतः कभी कभी हम लोग को ये क्या होता है, क्या कभी कम तो कभी अधिक, कभी कम तो कभी अधिक दिखाई देता है, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। जबकि ग्रह जो होते हैं वो टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम नज़दीक होती है, जिस कारण से वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं हो पाती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ग्रह नहीं, क्यों। प्रश्न बच्चों आपका विद्युत चैप्टर से कह रहा है श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन से क्या लाभ है। ठीक है, यानी जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है बच्चों, ठीक है, इसकी तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन करने से हमें क्या लाभ होती है, समझिए क्या होती है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक उपकरण खराब हो जाता है तो यह पूरा परिपथ का मार्ग ही टूट जाता है। ठीक है, जिससे अन्य उपकरण भी काम करना बंद कर देते हैं। जैसे मान के अगर श्रेणी क्रम में एक जगह हम लोग इसमें सारे बल्ब को लगाए हुए उपकरण, एक जगह अगर तार कट जाएगा तो क्या होगा, उसमें सारे जो उपकरण लगे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, तो वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है, श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है, परंतु अलग अलग तरह के उपकरणों को अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा, पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, जबकि पार्श्वक्रम में अगर हम लोग संयोजन करेंगे तो क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है कम उत्पन्न होता है। अब प्रतिरोध जिसमें कम उत्पन्न होगा मतलब उससे धारा अधिक प्रवाहित होगा। आप लोग को पता है बच्चों कि प्रतिरोध क्या होता है, तो ये धारा का विरोध करता है। ठीक है, तो जिसमें प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगा। तो पार्श्वक्रम में क्या होगा कि प्रतिरोध जो होता है वो कम उत्पन्न होता है, जिसमें कारण जो धारा होती है वो अधिक सुगमतापूर्वक प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद क्या, पार्श्वक्रम में क्या होता है बच्चों कि हम अपनी इच्छा अनुसार जो उपकरण लगे होते हैं उनको चालू या बंद कर सकते हैं। जितनी आवश्यकता है उतनी उपकरणों को हम अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि पार्श्वक्रम में अगर एक उपकरण किसी कारणवश खराब हो जाएगा तो इसका अन्य उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,